राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, कल इसी सेट की मैंने आपको सीडीपी करा दी थी। आज जो है इसकी ईवीएस में आपको कराऊंगा और मैथ में कल करा दूंगा। तो इसकी ईवीएस आज मैं आपको कराऊंगा। तो ये है, देखिए, सी टेट का 2022 का प्राथमिक स्तर का क्लास 1 से 5 का पेपर है। शिफ्ट 1 का पेपर है, जो कि ये हुआ था 3 फरवरी 2023 को। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ईवीएस में आज आपको करा दूंगा, क्योंकि जो है इसका सीडीपी मैं आपको कल करा चुका हूँ। तो इसकी ईवीएस आज मैं आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से जो है आपके लिए वीडियो जो है वो मैं आपको मैथ की सॉल्व करके कराऊं, ताकि आप और आसानी से समझ सकें। और दोस्तों, पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, तो जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दो। तो पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वे 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों, बहुत आसान है। इसमें दूरी और चाल का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, 25 नवंबर को समय दिया हुआ है और दिल्ली से हावड़ा ये समय दिया हुआ है। कुल समय लगा वो कितना लगा आपका, 24 घंटे 7 घंटा इधर, तो आपका 12 घंटा 5 मिनट, और कुल समय 7 घंटा 10 मिनट प्लस 12 घंटा 5 मिनट, तो 19 घंटा 15 मिनट लगी। और औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो और कुल चली गई दूरी कितनी है, कुल समय इंटू औसत चाल, तो हमने निकाली। तो ये आपका आंसर आया 1540 किलोमीटर। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, निकटतम इमारतों में भाग जाइए, निकटतम वृक्षों के नीचे निकल कर भागते हुए निकटतम सड़क पर आ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है। खुले मैदान में रहिए, ना इमारतों के पास जाइए ना वृक्षों के पास जाइए, खुले मैदान में रहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके, बस, और कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता आपके इसमें बहुत ज़्यादा समय जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। मधुबनी, वर्ली और कलमकारी और फुलकारी। तो दोस्तों, आपको पता है ये मधुबनी आपका सही उत्तर होगा। मधुबनी कला में रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों से पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंग पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। मधुबनी बिहार में होती है, वर्ली महाराष्ट्र में होती है, कलमकारी आंध्र प्रदेश में और फुलकारी हरियाणा में। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों ये। पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी और आपका सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। ठीक है, चलिए, बी आपका सही उत्तर है। देखिए, सब्जी फल खाने योग्य भाग, बैंगन मिर्च से फल खाया जाता है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं बीज खाया जाता है। आलू, अदरक, तना खाया जाता है। और मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद, जड़ें खाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, नीचे घटनाओं का क्रम दिया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। और है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो आपका जो है सी सही उत्तर है। सी है DABC, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। फिर आपके ए, फिर सी, बी, फिर सी। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे मेरी कमियां पता चलेंगी और मैं उनको सुधार सकता हूं। तो आप लाइक कमेंट जरूर किया करो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। गन्ना, आलू, पत्ता गोभी बीजों द्वारा होता है। गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। चावल, गेहूं, ओट्स। आलू
गुलाब गन्ना और गेहूं गन्ना चावल। तो बी सही है दोस्तों, बीजों द्वारा होता है वो होता है चावल गेहूं ओट्स। चलिए, चावल गेहूं ओट्स का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। एक बीज से एक पौधा और इस पौधे द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको कोई नहीं कराएगा। इतनी व्याख्या सहित साथ में व्याख्या, ये बुकें आपकी 1000 से 2000 रुपए के करीब आती हैं। 800-900 रुपए की ये बुक आपकी आती है, जो कि आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पीवी सिंधु कहाँ की हैं, उसके बाद आप बता पाएंगे। इडली चटनी चावल सांभर, रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, रोटी सांभर बांस की करी, मछली करी फिश करी, मछली करी और टेपियोका और चावल। तो ये आपका सही उत्तर है दोस्तों, माफ़ करिएगा, ये है इडली चटनी चावल सांभर। टोक्यो ओलंपिक 2010 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। पीवी सिंधु का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन इडली चटनी चावल और सांभर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है गोवा। देखिए, गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। केरल में उबलते हुए टोपियाको को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरला में लोकप्रिय रूप से भोजन के खाया जाता है। जम्मू कश्मीर सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। एक की दो बहनें हैं बी और सी। एक की दो बहनें हैं बी और सी। ए का पति डी है। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो वो क्या हुआ, डी इज देयर, डी उनके अंकल हैं, डी उनकी आंटी, डी उनके कजन हैं, डी उनके, तो आपका ऐसा ही हो जाएगा, डी उनके अंकल हैं। वो उनके मौसा हुए लेकिन नहीं, ए की दो बहन मौसा हुए लेकिन डी उनके अंकल हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? सूरजमुखी, आक, मदार, आम और जैंथियम। तो बी आपका सही उत्तर है, आक मदार। आक मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। आक के पौधे शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में प्राय सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसे विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुभवी पौधे वैद्य की निगरानी में किया जाए तो उनके रोगों में सबसे बड़ा फायदा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। एक पात्र में आटा लें, आटा गेहूं रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं और गेहूं का आटा बनाएं। एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। आटा गूंथें, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। गेहूं से आटा पीसें और गूंथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें। दोस्तों, बी सही उत्तर होगा, गेहूं का आटा बनाएं और एक पात्र में आटा लें, एक आटा गूंथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटियां सेकें। चलिए दोस्तों, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों बी, ए, बी और सी। ए, बी, सी। खाद जैव निम्नकरणीय होती है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खेती हेतु प्रमुख जैविक खाद एवं दवाइयाँ। नाड़े, बायोगैस सैलरी, मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर की खाद, जैव उर्वरक और पिट कंपोस्ट। दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। तो दोस्तों, आपका जो है कोलकाता, हाँ, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों को भ्रमण करना चाहते हैं। आप किन स्थानों को समुच्चयों का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो ये आपका सही उत्तर है, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। चलिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसला जड़, धनिया मूसला जड़, गाजर झकड़ा जड़ और बांस मूसला जड़। तो दोस्तों बी आपका सही है, धनिया मूसला जड़। मूसला जड़ गाजर धनिया मूली में होती है, झकड़ा गेहूं धान जौ में, और आपस्थानिक जड़ बरगद घास में। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपके 5-6 प्रश्न उसी टॉपिक के, पूरा टॉपिक ही कवर हुआ जा रहा है, इससे अच्छा आपको कहाँ कंटेंट मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप सर्प कछुए और गिरगिट के निकटतम संबंधी है? मेंढक छिपकली चमगादड़ और मछली। तो बी है दोस्तों सांप सर्प, बी आपका सही है छिपकली। सांप सर्प कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी छिपकली है, क्योंकि सांप सर्प कछुए छिपकली तथा मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक लाक्षणिक गुण नहीं है? उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। उनके शरीर धारा रेखीय हैं। अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो क्या होगा? सी आपका सही उत्तर है। पेंगुइन अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यह अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन से संबंधित नहीं है, जबकि पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थी को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय करता है। तकनीक अभिकल्पना जल के उपयोग पूर्व समय की व्यवस्थाएं और गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र को पढ़ें। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा इसमें, वो है आपका ए। बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों के समय विशांत बढ़ने के लिए अभाव तकनीकी अभिकल्पना जल के उपयोग पूर्व समय की व्यवस्थाओं, युद्ध और शांति के लिए दौरान किलों के सामाजिक राजनीतिक जीवन तथा स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ाने के परिचय करता है। ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करती है। और है कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य के उदाहरण है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है समझ, अनुप्रयोग, सृजन और विश्लेषण। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, सी हो जाएगा। सृजन आपका सी सही उत्तर हो जाए। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग सृजन है। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है, जो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो द्वारा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, रूब्रिक द्वारा और संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो सी जो है वो है आपका सही उत्तर, रूब्रिक द्वारा। रूब्रिक द्वारा एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थी का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक आकलन का एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलुओं के लिखित, मौखिक और दर्श प्रदर्शन मानकों का स्पष्ट रूप से पहचानता है। आयशा का एक कक्षा 5वीं ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें डी, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी
और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है, आपका सही उत्तर है दोस्तों इंटीग्रेटेड अप्रोच, समाकलित उपागम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि। तो आपका सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। जांच सूची छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है और उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो डी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? विद्यार्थियों से यात्रा के संबंध में चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से आपस में यात्रा का प्रदर्शन करने के लिए कहना, और है आपका यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, और है शिक्षिका तथा विद्यार्थियों मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपनी चीज़ें जैसे कि क्ले डो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो आप क्या करेंगी? मिली को समझाएंगे कि वे अपनी वस्तुएं दूसरों से साझा करें। अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के सर्वत्र व्यवहार का साथ समायोजन करें। उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करें। मिली के व्यवहार सामाजिक दर को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। डी एकदम सही है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जैसे विविध कक्षाओं की जरूरतें पूरी हो सकें। पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किए जाना, संदर्भ की समझ को बढ़ाना और बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली के प्रयोग किए जाए, और ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन नहीं। तो दोस्तों आपके कोड दिए हैं, ए आपका सही उत्तर है, ए और सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है? भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन और संवादात्मक शिक्षण। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है, ए रोल प्ले, भूमिका निभाना। चलिए दोस्तों, ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण भूमिका निभाना निम्न है, सर्वेक्षण उपगम, क्षेत्र भ्रमण उपगम, संवेदात्मक शिक्षण उपगम, वास्तविक जीवन आधारित उपगम, अनुभव आधारित उपगम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्र में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा शीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है। आप क्या करेंगी? उसके अभिभावकों कहें कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें। सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा रखे। 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा के संबंध में निर्धारित जिम्मेदारी सौंपें। तो आपका सही उत्तर दोस्तों होगा ए, सी एंड डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? अवलोकन, चर्चा करना, साथ मिलकर काम करना सीखना, और प्रयोग। सी है दोस्तों, साथ मिलकर काम करना सीखना। सी आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा? सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचना कौशल और समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो आपका बी जो है वो दोस्तों सही उत्तर है, प्रदर्शन कौशल।
ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पर कमेंट जरूर किया करो, मेरी कमियां मुझे बताया करो ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कुछ ला सकूं। दोस्तों, वीडियो में कमी है, ऑडियो में कमी है, लेकिन कंटेंट में अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।